स्टार्ट करें? This call is now being recorded. Yes, sir. चलो स्टार्ट करें। Just show screen. Hello. हाँ कनिका शेयर हो रही है, चलो Just स्टार्ट। show ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था तो उसमें दिया था कि कंसीडर द वेक्टर स्पेस Pn ऑफ द रियल पॉलिनोमियल इन X ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू n, और हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी एक जो कि P2 to P3 डिफाइन करी गई थी। चलो कनिका, यस सर। कनिका थोड़ा जूम कर दो। इतना ठीक है सर? ठीक है कनिका। और वो डिफाइन करी गई थी तो हमें बताना था कि देन मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस। सर हमारे पास दो बेसिस दे के रखे हुए थे, तो फर्स्ट बेसिस था कि 1x और x स्क्वायर, एंड जो सेकंड बेसिस सेट था वो था 1x x स्क्वायर और x स्क्वायर। तो सर हमने देखा कि जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन देके रखी हुई थी वो थी P2 से P3 तक। तो सर जो P2 का डायमेंशन था वो था 3, एंड P4 का जो डायमेंशन था वो होगा 4। तो इसका मतलब जो हमारी मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगी वो होगी 4x3 की। तो सर फर्स्ट ए ऑप्शन और सी ऑप्शन जो है वो तो ऐसे डिस्कार्ड हो गया क्योंकि वो 3x4 की थी। तो मैंने सर ए और सी तो वैसे डिस्कार्ड कर दिया। अब सर मैंने फिर क्या करा कि जो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करी गई थी उससे मैंने जो बेसिस सेट बी था उसके एलिमेंट को रखा और मैंने उसकी इमेज निकाली। तो जो इमेज निकली मैंने उनको जो बेसिस सेट बी था, बी डैश था सॉरी, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा। तो मैंने वैसे वैसे करके T1 TX एंड T स्क्वायर की इमेजेस निकाली और उसको मैंने बी डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। और फिर जैसे वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो जो फिर उनके कोफिशिएंट है उसको कॉलम वाइज लिखो, और मेरे पास 4x3 की एक मैट्रिक्स आई जो कि ऑप्शन बी बी के हिसाब से ठीक थी। इट इज यस सर। करेक्ट है, इट इज। यस सर, ठीक है। तो जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें बोला था कि लेट P(x) डिनोट द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए, देन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग P(x) माइनस PA इनवर्स इज कांस्टेंट। तो हमें बताना था कि इसमें से ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होगी जिसके लिए P(x) माइनस PA इनवर्स x होगा वो कांस्टेंट होगा। तो सर मैंने किया कि जो हमारे पास गिवन था मैंने वो लिख लिया। फिर उसके बाद मैंने बताया कि इसमें जो PA(x) है वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है ए की, और PA इनवर्स x जो है वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है ए इनवर्स की। तो मैंने एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मान ली 2x2 की, जिसकी फर्स्ट रो में थे ए बी एंड सेकंड रो में थे ए डी। तो हमें पता है कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं हम। ए इनवर्स निकालते हैं हम एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सर मैंने ऐसे करके ए इनवर्स निकाल लिया। अब हमारे हमें दिया हुआ था कि जो P(x) जो थी वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल थी ए की। तो सर मैंने उसको ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। तो जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आई ए की वो आई ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ AX प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। और उसी तरह से मैंने ए इनवर्स की भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल ली जो कि आई PA इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इनवर्स एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। सर और जो कंडीशन देके रखी हुई थी मैंने मतलब मैंने उसको पुट किया फिर PA(x) माइनस PA इनवर्स एक्स। सर जब मैंने इसको पुट किया तो मेरे पास जो रिजल्ट में बचा वो बचा ट्रेस ऑफ ए इनवर्स माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो सर हमारे पास देके रखा हुआ था कि PA(x) माइनस PA इनवर्स एक्स जो है वो कांस्टेंट है। तो सर ये टर्म तभी कांस्टेंट होगी जब हमारे जो ट्रेस ऑफ ए इनवर्स माइनस ट्रेस ऑफ ए जो है वो 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो वेरिएबल, तो हमें ये वेरिएबल हटाना है। तो हम ये वेरिएबल तभी हटा सकते हैं जब ये जो टर्म है ट्रेस ऑफ ए इनवर्स माइनस ट्रेस ऑफ ए, अगर ये 0 हो जाएगी तो
हम बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी जो कि एक कांस्टेंट होगी। तो मैंने बोल दिया कि जो ट्रेस ऑफ ए इनवर्स माइनस ट्रेस ऑफ ए है वो जीरो होनी चाहिए। तो मैंने पुट कर दिया ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ ए इनवर्स को जीरो, जिससे मुझे मिला कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, सॉरी सर, तो 2 मिनट। हितेश, यस सर। हितेश तुम कर दो शेयर स्क्रीन, व्हाट्सएप पे भेजा है ओके सर। कनिका ने। हाँ कर दो जल्दी, ठीक है कनिका? हितेश यस कर सर, देगा। ओके यस सर। ठीक है। सर हो रही शेयर। हेलो। हाँ हितेश हो रही है, ओके सर। हितेश हो रही है। सर जब मैंने ट्रेस ऑफ ए इनवर्स माइनस ट्रेस ऑफ ए को जीरो किया, तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ट्रेस ऑफ ए इनवर्स और ट्रेस ऑफ ए जो है वो इक्वल आ गया। और जब मैंने इन चीजों को सॉल्व किया तो मैंने देखा कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, मतलब ए डी माइनस सी बी जो है वो 1 आ गया। तो मतलब पी ए एक्स माइनस पी ए इनवर्स एक्स कॉन्स्टेंट कब होगी? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो सर मैंने फिर भी ये जो ऑप्शन दिए थे हमारे पास, मैंने वो ऑप्शन चेक किए, तो जो ऑप्शन सी था उसी में ही डिटर्मिनेंट जो था वो 1 आ रहा था। तो मैंने उस हिसाब से जो सी ऑप्शन था उसको ठीक कर दिया। ठीक। अंशिका, करेक्ट है अंशिका? हितेश, ये सर ठीक है, ये तो आपने किया था। ये अपनी- ठीक। नेक्स्ट। सर जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनाइजेबल ओवर आर। हमें बताना था कि इनमें से कौन सी जो मैट्रिक्स है वो डायगोनाइजेबल नहीं है ओवर आर। तो सर इसके लिए हमारे पास दो तरह की होती हैं कि अगर हम देखें कि अगर सारी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं तो भी जो हमारी मैट्रिक्स होती है वो डायगोनाइजेबल होती हैं। और अगर अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी किसी आइगन वैल्यू की जो है वो उसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल हो जाती है, तब भी हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो डायगोनाइजेबल होती है। तो जो सर जो फर्स्ट मैट्रिक्स दी थी हमारे पास ऑप्शन ए में, तो उसमें वो थी हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सर उसकी जो आइगन वैल्यूज थी वो थी 2 3 एंड 2। तो सर जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी थी 2 की वो थी 2, और जो जब मैंने उसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाली तो वो आ गई हमारे पास 1, मतलब जो कि इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स दी हुई है ए में, ऑप्शन ए में, वो डायगोनाइजेबल नहीं है। तो सर ऑप्शन ए तो ठीक हो गया, क्योंकि हमें बताना था कि कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन ए ठीक हो गया। तो जो सेकंड मैट्रिक्स थी उसमें थी कि 1 1 1 1। तो सर हर एक रो का सम जो था वो 2 था, और इसकी ट्रेस जो थी वो भी 2 थी। तो इसका मतलब इसकी एक आइगन वैल्यू 2 थी और दूसरी आइगन वैल्यू जो थी वो 0 थी। तो मतलब दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ गई। तो इस हिसाब से इस सर इस हिसाब से हमारी जो सर बी जो है वो भी डायगोनाइजेबल हो जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है वो भी सर फॉल्स हो गया। अब सर जो थर्ड वाली मैट्रिक्स थी उसमें हमारे पास जो आइगन वैल्यूज थी वो थी 3। जो हमारे पास आइगन वैल्यूज थी वो थी 3, 2 बार 3 था और एक बार 2 था।
तो सर जब मैंने इसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाली तो वो दोनों में इक्वल आ गई, तो मतलब ये जो मैट्रिक्स दी हुई है ऑप्शन सी में वो भी डायगोनाइजेबल हो गई। और सर इसी तरह मैंने जो डी वाली है उसको भी चेक किया, तो उसकी जो आइगन वैल्यूज आई, क्योंकि इनकी कॉलम्स का जो सम था वो 3 3 था, तो मतलब एक जो आइगन वैल्यू थी वो 3 तो आनी थी, तो जो डी ऑप्शन में है। हाँ, ये रही। तो एक मतलब इनके कॉलम्स का जो सम था वो 3 और 3 था, तो मतलब एक आइगन वैल्यू जो थी वो 3। सर जो सम था वो 3 था, तो मतलब एक आइगन वैल्यू जो है वो 3 आ गई, और इसकी जो ट्रेस थी वो 5 थी, तो मतलब हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन बचा वो 2 था, तो मतलब इसकी दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ गई, 3 और 2। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी डायगोनाइजेबल है, तो इस हिसाब से सर जो फर्स्ट ऑप्शन ए था वो ही ट्रू होगा, बाकी सारे फॉल्स होंगे मतलब। हितेश, सर करेक्ट है, ठीक है। अंशिका। यस सर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ सर, जो फोर्थ क्वेश्चन था तो हमें इसमें रैंक बताना था, जो हमारे पास ये मैट्रिक्स दे के रखी हुई थी, तो हमें बताना था कि इसका रैंक क्या होगा। तो सर रैंक होता है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो लीनियर इंडिपेंडेंट रोज जो होती हैं उसको हम रैंक बोलते हैं। तो सर मैंने इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज किया है, और सर जब मैंने इसको लास्ट तक नॉर्मल फॉर्म में चेंज किया तो मेरे पास सर नंबर ऑफ नॉन जीरो लीनियर इंडिपेंडेंट रोज जो है वो 5 आई, तो मैंने फिर इसको बता दिया कि इसका जो रैंक है वो 5 आ गया। नीचे करना पूरा। तो सर मैंने इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके करा। हितेश, करेक्ट है ये? सर ये तो ठीक है ना सर। सर मैंने एक चीज पूछनी थी कि जैसे रैंक का है तो हम नॉर्मल फॉर्म करके कर सकते हैं ना। हाँ, कर सकते हैं। ओके। सर अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें बोला था कि हितेश, कम टाइम यस सर। नहीं, वो एक्चुअली नॉर्मल फॉर्म में सही है, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा ना, तो एक लाख फॉर्म में रिड्यूस करोगे तो सही रहेगा। ये सर मैंने जैसे रो एशेलन फॉर्म में किया था ना इसको कन्वर्ट, तो इसकी रैंक 5 आई है, तो इसको देखकर मैंने बोल दिया कि ये ठीक है। तो मैंने ये डाउट रह गया कि मैं नॉर्मल फॉर्म में कर सकते हैं वैसे, तो उसमें कर तो ज्यादा सकते हैं, कंज्यूम हाँ नहीं। उसमें ज्यादा टाइम लगेगा ना। जी सर। हाँ। सर जो फिफ्थ क्वेश्चन था उसमें था कि लेट वी डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ रियल वैल्यूड continuous function on the closed interval 0 1, let W be the subspace of B spanned by sin x cos x tan x, then the dimension of W over R। हमें बताना था कि डायमेंशन क्या होगा W का। तो सर किसी भी वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन होता है वो होता है कि जैसे उसके बेसिस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम W के बेसिस सेट निकालें और वहां से अगर हम काउंट करें कि उसके बेसिस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम बता सकते हैं कि W का डायमेंशन क्या होगा। तो सर हमें जैसे अब बेसिस सेट बताने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। जो फर्स्ट कंडीशन होती है, हमें बताना होता है कि जो बेसिस वो जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और उसका जो स्पैन है वो लीनियर स्पैन जो है उस सेट का वो W को जनरेट करना चाहिए, मतलब W उससे जनरेट होना चाहिए। तो सर अब जो ये जो सेट दिया हुआ था स्पैनिंग सेट, तो उसमें थे 3 एलिमेंट, तो मतलब डायमेंशन ऑफ W जो होगा वो या तो 3 हो सकता है या तो 3 से कम ही होगा, मतलब क्योंकि इसके स्पैनिंग सेट में 3 है तो मैक्सिमम वो 3 हो सकता है, और या तो 3 से कम होगा। तो सर जो ऑप्शन डी है इनफाइनाइट वो तो ऐसे डिस्कार्ड हो गया। फिर सर उसके बाद मैंने क्या करा, थोड़ा सा ऊपर करना।
तो अब ये तो दे के रखा हुआ है कि ये स्पैन कर रहा है। अब हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन, अगर हम बता दें ये जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सेट होगा वो बेसिस सेट हो जाएगा W का। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करने के लिए सर मैंने इसका रॉन्स्किन निकाला है। अगर हमारे पास वो रॉन्स्किन जो है, मतलब रॉन्स्किन जो है वो नॉन जीरो आ जाता है, तो मतलब वो जो सेट होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। अगर किसी एक पॉइंट पे भी रॉन्स्किन जो है हमारे पास वो नॉन जीरो आ जाए, तो मतलब वो जो सेट है वो हमारा जो होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो सर मैंने इस W(x) का मतलब रॉन्स्किन निकाला है। तो फिर मैंने वो चेक किया x को π/4 पर। थोड़ा ऊपर करना, नीचे थोड़ा और। तो सर जब मैंने इसका रॉन्स्किन निकाला तो वो -5 आया, मतलब किसी हमारे पास एक पॉइंट ऐसा मिल गया जहाँ पे हमारा जो रॉन्स्किन है वो नॉन जीरो आ गया। तो मतलब ये जो सेट है, जो sin x cos x और tan x वाला जो सेट है वो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। मतलब ये बेसिस एलिमेंट की दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब ये जो सेट हो गया वो बेसिस सेट बन गया W का। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ बेसिस सेट, मतलब इस सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे उतना ही डायमेंशन होगा W का। तो इस सेट में 3 एलिमेंट्स थे, तो मैंने बोल दिया कि ये जो डायमेंशन होगा W का वो 3 होगा। केस विदाउट नो सर, ठीक है। अंशिका। Anika next. सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें था कि लेट V be the vector space of the polynomial in the variable t of degree at most 2 over R and inner product on a V defined by, सर inner product डिफाइन किया हुआ था, और let W span 1 minus t square plus 1 plus t square, और जो W परपेंडिकुलर था वो था ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W in V। तो हमें बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल h बिलोंग्स टू W परपेंडिकुलर। तो सर फर्स्ट था कि h इज एन इवन फंक्शन। जो सेकंड ऑप्शन था वो था कि h इज ऑड फंक्शन, एंड थर्ड था कि h ऑफ t इज इक्वल्स टू 0, एंड जो सर डी ऑप्शन था वो था कि h ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। तो सर सबसे पहले मैंने बताया कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होता है क्या, मतलब तो मैंने लिखा कि द सेट ऑफ ऑल द वेक्टर्स दैट आर ऑर्थोगोनल टू W, मतलब वो सारे वेक्टर्स का सेट जो कि ऑर्थोगोनल है W वेक्टर ऑफ W, मतलब जो W के वेक्टर हैं उनके साथ ऑर्थोगोनल है, मतलब जिनका इनर प्रोडक्ट जो है W के वेक्टर्स के साथ 0 है, तो वो वैसे सेट आएंगे, वैसे वेक्टर्स आएंगे इस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में। तो सर हमारे पास दे के रखा हुआ था कि जो फर्स्ट कंडीशन थी, सॉरी, हमारे पास दे के रखा हुआ था कि H जो है वो बिलोंग करता है कि W परपेंडिकुलर को, तो मतलब वो इस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, तो मतलब उसका इनर प्रोडक्ट W के एलिमेंट्स के साथ जो होगा वो 0 होगा। तो सर मैंने क्या करा है कि अब W जो है वो स्पैन हो रहा है 1 माइनस टी स्क्र और 1 प्लस टी स्क्र के साथ। तो सर मैंने HT का इनर प्रोडक्ट लिया है 1 माइनस टी स्क्र और 1 प्लस टी स्क्र के साथ। थोड़ा ऊपर करना। तो सर ये जो एच एच का जो सर इनर प्रोडक्ट होगा 1 माइनस टी स्क्र के साथ वो 0 होगा, क्योंकि वो एच जो है वो W परपेंडिकुलर को बिलोंग कर रहा है, तो मतलब वो ऑर्थोगोनल होंगे, ये दोनों जो वेक्टर्स होंगे ये आपस में ऑर्थोगोनल होंगे, तो मतलब इनका जो इनर प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा। तो सर मैंने इन दोनों के साथ जब इनका इनर प्रोडक्ट निकाला तो सर मेरे पास दो इक्वेशंस आई। तो जो सर जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी 40a0 प्लस 15a1 प्लस 8a2 इज इक्वल्स टू 0। और सर जब मैंने h का 1 प्लस टी स्क्र के साथ इनर प्रोडक्ट निकाला तो मेरे पास जो सेकंड इक्वेशन आई वो आई 80a0 प्लस 45a1 प्लस 32a2 इक्वल्स टू 0। तो सर मैंने अब इनकी जो वैल्यूज है, मतलब a0 की वैल्यू a2 की फॉर्म में लिखी और a1 की वैल्यू जो है वो भी a2 की फॉर्म में लिखी, और ये जो ht था
ये एच टी मतलब बी को ही बिलोंग करेगा ना, तो ये मतलब पॉलिनोमियल होगा ऑफ डिग्री एटमोस्ट 2 का। तो मैंने जब ये वैल्यू जो है ए नोट और ए वन की वैल्यू जो मैंने एच टी में पुट करी, तो मेरे पास जो एच टी आया फाइनल में, थोड़ा ऊपर करना, जो मेरे पास एच थोड़ा कम, जो हमारे पास एच टी आया वो आया 3 माइनस 16t प्लस 15t स्क्वायर A2/15। यहाँ पे सॉरी 15 होगा यहाँ पे। तो सर अब मैंने फर्स्ट कंडीशन चेक करी जो कि थी कि एच जो है वो इवन फंक्शन होगा, मतलब अगर हम एच ऑफ माइनस टी भी डालेंगे तो वो भी एच ऑफ टी ही आना चाहिए। तो सर जब मैंने एच ऑफ माइनस टी डाला, मतलब जब टी की जगह मैंने माइनस टी डाला, तो सर वो एच ऑफ टी के इक्वल नहीं आ रहा था, तो मतलब ए ऑप्शन जो है वो डिस्कार्ड हो गया। उसी तरह से जो सेकंड ऑप्शन था कि एच इज अ ओड फंक्शन, मतलब एच ऑफ टी, जब एच ऑफ टी को हम जब टी की जगह हम नेगेटिव टी डालेंगे, मतलब माइनस टी डालेंगे, तो वो नेगेटिव ऑफ एच टी आना चाहिए। तो सर जब मैंने उसको टी की जगह माइनस टी डाला, तब सर वो भी मतलब एच टी के इक्वल नहीं आ रहा था, मतलब नेगेटिव ऑफ एच टी नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वो भी इनकरेक्ट हो गया। तो जो ऑप्शन डी था मतलब एच ऑफ जीरो, तो सर अगर हम जीरो डालें टी की जगह, तो वो आ रहा था कि A2/15, जो कि जीरो नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब जो डी ऑप्शन जो था वो भी गलत हो गया। और सर उसी तरह जो थर्ड ऑप्शन था जो कि था कि एच ऑफ टी इज इक्वल्स टू जीरो हैज अ रियल सोल्यूशन। तो सर ये हमारे पास जो एच टी था वो मतलब जब हमने इसको जीरो के इक्वल करा, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई जो कि थी 15t² माइनस 16t+3 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सर रियल, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, तो मतलब हमारे पास रियल रूट्स आते हैं। तो मैंने जब सर उसका ये निकाला B² माइनस 4AC, तो वो 76 आया जो कि ग्रेटर देन जीरो था। तो मतलब इसके जो होंगे वो रियल सोल्यूशन होंगे। तो सर मैंने ऑप्शन सी जो है वो ठीक कर दिया। केस केस करेक्ट करेक्ट है ये। है। यस सर, ठीक है। अंशिका, यस सर ठीक है सर। Kanika next. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें था कि लेट एल ऑफ आर एन बी अ स्पेस आर लीनियर मैप्स फ्रॉम आर एन टू आर एन इफ कर्नल ऑफ टी डिनोट्स द कर्नल ऑफ नल स्पेस ऑफ टी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो फर्स्ट था कि देयर एग्जिस्ट अ टी बिलोंग्स टू एल आर फाइव सच दैट जो रेंज होगी इसकी वो उसके कर्नल के बराबर होगी। जो सेकंड ऑप्शन था उसमें था कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ टी belongs to L of R5 such that range of T जो होगी वो कर्नल ऑफ T के बराबर होगी। और सर जो थर्ड ऑप्शन था उसमें बोला था कि देयर एग्जिस्ट अ टी बिलोंग्स टू एल ऑफ आर सिक्स सच दैट रेंज ऑफ टी इज इक्वल्स टू कर्नल ऑफ टी। और सर जो फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन था वो था देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ टी बिलोंग्स टू आर सिक्स सच दैट रेंज ऑफ टी इज इक्वल्स टू कर्नल ऑफ टी। तो सर रेंज ऑफ टी मतलब रेंज ऑफ टी में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं मतलब जिनकी इमेजेस अंडर टी होती हैं, मतलब वो सारे टी एक्स जहाँ पे एक्स जो है वो आर ऑफ एन को बिलोंग करते हैं, वो ऐसा सेट होता है रेंज। तो रैंक होता है हमारे पास डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, मतलब उस रेंज सेट का जो डायमेंशन होता है उसको हम रैंक बोलते हैं। और जो कर्नल ऑफ टी होता है, जो कर्नल ऑफ टी होता है वो सारे एलिमेंट्स होते हैं एक्स जो कि बिलोंग करते हैं आर एन सच दैट उस एलिमेंट की इमेज अंडर टी जो होती है वो जीरो होनी चाहिए। वो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं वो कर्नल ऑफ टी में आते हैं। तो जो नलिटी होती है वो डायमेंशन होती है कर्नल ऑफ टी की। तो सर मैंने क्या करा, मैंने रैंक नलिटी थ्योरम लगाई R5 पे। तो मतलब रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी जो होनी चाहिए वो 5, मतलब डायमेंशन ऑफ R5 होनी चाहिए, डायमेंशन ऑफ R5 होनी चाहिए। तो मतलब रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी जो है वो 5 होनी चाहिए। तो सर जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वन, मतलब अगर
रैंक रेंज ऑफ टी और कर्नल ऑफ टी जो है वो मतलब इक्वल हो गए, मतलब रैंक ऑफ टी और नलिटी जो है वो इक्वल होगी, तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ रैंक ऑफ टी जो होगा वो 5 हो जाएगा। तो मतलब रैंक ऑफ टी जो है वो फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो सर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। फिर सर उस हिसाब से जो सेकंड ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो गया। अब सर जो थर्ड ऑप्शन था कि, तो उसके लिए मैंने रैंक नलिटी थ्योरम लगाई R6 पे। तो मतलब रैंक ऑफ टी, जो सी ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए, अगर रैंक ऑफ टी और नलिटी ऑफ टी जो है वो इक्वल हो जाएगी, तो इसका मतलब रैंक ऑफ टी जो है वो 3, मतलब एक 3 आ सकता है हमारे पास, एक ये इंटीजर है, मतलब हमारे पास रैंक ऑफ टी जो है वो 3 आ सकता है। तो मतलब ऑप्शन सी जो है उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकता है, तो इस हिसाब से जो ऑप्शन डी है वो गलत हो गया था। कनिका एक बार फिर से बोलोगे इसको? कौन सा, जो सेकंड वाला है? इसको हाँ, नहीं ये क्वेश्चन अच्छे से समझा दो। देखो ना, इसमें बोला था कि हमारे पास ये दे के रखा हुआ था सब डेटा, और हमें बताना था कि देयर एग्जिस्ट, अगर हमारे पास एक भी ऐसा कुछ मिल जाए, टी बिलोंग्स टू एल ऑफ आर फाइव, सच दैट रेंज और कर्नल और रेंज जो है वो इक्वल आ सकती है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन में बोला था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करे जिसके लिए रेंज ऑफ टी और कर्नल ऑफ टी जो है वो इक्वल आ सकता है। मतलब ये जो R5 हमारे पास डायमेंशन का ये है, तो मैंने इसके लिए क्या करा, रैंक नलिटी थ्योरम लगाई। ठीक है, रैंक नलिटी थ्योरम लगाने के बाद मैंने बोला कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी जो है वो 5, मतलब मैं R5 पे लगा रही हूँ, मतलब डायमेंशन ऑफ R5 जो कि 5 है। ठीक है, तो फिर अब ओके। जो ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था कि रेंज ऑफ टी जो वो कर्नल ऑफ टी के इक्वल होनी चाहिए। मैंने बोला ठीक है, जब अगर रैंक ऑफ टी और कर्नल ऑफ टी, मतलब रेंज ऑफ टी और रैंक ऑफ टी, मतलब रैंक ऑफ टी और नलिटी ऑफ टी जो है वो इक्वल हो गए। ठीक है, ऐसे मैंने बोल दिया कि ओके। अगर वो इक्वल हो गए तो जब मैंने इसको रैंक नलिटी थ्योरम में डाला, तो मतलब ये हो गया 2 टाइम ऑफ रैंक ऑफ टी इज इक्वल्स टू 5। ठीक ओके, है, मतलब आपने सिर्फ ऑप्शन चेक किए हैं? हाँ, जो मेरे पास ये था ओके। मैंने बोला कि ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है कि रैंक ऑफ टी और ये अगर इक्वल आ गए, तो मतलब रैंक ऑफ टी जो है वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन ऐसे डिस्कार्ड हो गया कि अगर ऐसा होता भी है किसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो ऐसा होगा कि उसका रैंक में फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन में हमें कोई ऐसा मिलेगा ही नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी नहीं जिसमें रेंज ऑफ टी जो है वो कर्नल ऑफ टी के बराबर आ जाएगी। हुआ क्लियर ये? हितेश, ओके। डाउट ओके। क्लियर हुआ? यस सर। सर मैं देख रहा था कि इसमें इन्होंने ना सिर्फ मतलब ऑप्शन चेक किए, तो ये ठीक था। देखो ना, हमारे अभी हिसाब से क्या होना फर्स्ट चाहिए, हमारे हिसाब से कि फर्स्ट सॉरी, हाँ कनिका बोलो। जो ए और बी ऑप्शन है ये तो ऐसे हो गया, मतलब हमें पता लग गया कि इसमें नहीं होगा, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो मतलब फर्स्ट तो वैसे फर्स्ट कट, मतलब हमने चेक करके बोल दिया, तो मतलब फर्स्ट जैसे गलत हुआ, तो मतलब बी, जो ऑप्शन बी है वो ठीक हो गया। अब आप इसके लिए चेक भी कर सकते हैं, जो सी ऑप्शन है ना, जैसे मैंने बताया कि रैंक ऑफ टी जो वो 3 आया, मतलब एक इंटीजर आया, मतलब एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन मिल सकती है हमें, तो हम वो ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढ भी सकते हैं। जैसे मैंने अगर टी को R6 टू R6 लिया, और टी ऑफ X1 X2 X3 X4 X5 और X6 को अगर मैं मतलब ऐसे डिफाइन करूं कि इनकी इमेजेस जो है वो आएंगी 0 0 0 X1 X2 X3, तो आप देखेंगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी ना, इसमें जो कर्नल ऑफ टी और रेंज ऑफ टी हो गया ना वो सेम होगा। तो मतलब एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं आपको ये वाला जो एग्जाम्पल लिया ना, मैंने इसमें डाला नहीं है, मैं आपको भेज दूंगी। नहीं ये यही किया था मैंने, एक्चुअली में यही किया था। अच्छा, क्या ये था मेरा आपने? ध्यान नहीं गया कि ऑप्शन हम चेक कर सकते हैं। तो मैं उस मैंने पे ठीक अब है, सी ठीक है, में, ठीक। हाँ सी में हमें पता लगा कि हमारे पास एक मिल सकती है, तो हम उसे ढूंढ भी सकते हैं कि अगर ऐसी मिल गई तो हम फिर डी को तो वैसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। हाँ जी, ओके, ठीक है।
तो जो 8 क्वेश्चन था वो मुझे नहीं आया समझ, तो मैंने नहीं करा है। हितेश, इसमें जैसे रैंक और नलिटी बराबर होनी चाहिए ना यस सर। हितेश? तो इसका यस मतलब सर। यस सर। तो बराबर होंगी, तो इसका मतलब जो कनिका ने किया भी है, तो 2 टाइम्स रैंक ऑफ टी या 2 टाइम्स नलिटी ऑफ टी जो n आएगा, तो वहां से यस क्या सर। आया हमारे पास कि रैंक ऑफ टी जो है n/2 आएगा। तो n/2 कब इंटीजर फ्रैक्शन। आएगा? जब n यस सर। इवन होगा बस। यस सर। ठीक है, जब n इवन होगा तभी ऐसी पॉसिबिलिटी मतलब हो सकती है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कनिका। सर जो 8 क्वेश्चन है सर वो मैंने नहीं करा है क्योंकि सर मुझे समझ नहीं आया था। तो सर मैंने 9th करा है। तो जो 9th क्वेश्चन था उसमें था दिया हुआ कि ए जो है वो 3x3 की कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। तो हमें बताना था कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है सर, तो हमें बताना था कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ठीक है। तो सर मैंने जो मैट्रिक्स ली 3x3 की वो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 कनिका क्वेश्चन ही है इसमें। सोल्यूशन इसमें इसके बाद नेक्स्ट सीधे ही 10वां है। आगे देखने आगे तो नहीं। सर ऐसे बता दी। ऐसे बता दो, ऐसे बता दो। सर ऐसे बता दी। हाँ कनिका बताओ। मैंने क्या करा इस क्वेश्चन में, मतलब हमारे पास ए जो थी वो 3x3 की कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दे के रखी हुई थी। तो मैंने क्या करा इसमें कि जो ए है मैंने उसको स्टैंडर्ड एक मैट्रिक्स मान लिया, जिसकी फर्स्ट एलिमेंट जो था वो A11, सेकंड जो था A12, A13 और so on करके मैंने जो लास्ट एलिमेंट था मतलब थर्ड रो का लास्ट एलिमेंट A33 करके कर लिया। ठीक है, तो अब मैंने डिटर्मिनेंट निकाला, मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे होगा। डिटर्मिनेंट मतलब नॉर्मल। अब जो मैं मेरे पास जो ये कंडीशन दे के रखी हुई थी ना, मैंने इन कंडीशंस को एक एक बार चेक करा। और सर जब मैंने इन कंडीशंस को मतलब इस इन कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करा, तो सर मेरा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो था वो ठीक है। फिर इसको मैं ग्रुप में डाल दूंगी, वो इजी था सर। कनिका इसको पीडीएफ में एडिट करके ना इसको पीडीएफ ही बनाना है इसका। ठीक है मैं भेज दूंगी। सर इसके हिसाब से सर मेरा ए और सी ठीक हुआ था, तो भेज दूंगी PDF में। बताया जो कनिका ने बताया। ये सर इसमें जैसे एग्जांपल जैसे मैंने जो लिया था वो जैसे लिया था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से 3/3 की मैट्रिक्स ली। तो इसमें जैसे चेक करेंगे तो ए और सी ही है। ठीक है कनिका ने। सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें था कि ई एक्स इज इक्वल टू A0 + A1, मतलब हमारे पास पॉलिनोमियल दे के रखी हुई थी डिग्री एन की, बी ए नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कंसिडर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स दे के रखी थी, क्यू एक्स जो कि थी कि इंटेग्रल ऑफ इंटेग्रल 0 to x pt और dt, और जो आर एक्स थी वो थी मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ पी एक्स। तो फिर बोला था कि लेट बी डिनोट्स द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन एक्स, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमें बताना था कि इसमें से कौन सा जो होगा वो ठीक होगा। तो फिर जो गिवन था मैंने वो कर लिख लिया। फिर उसको और फिर सर मैंने क्यू ऑफ एक्स निकाला, मतलब हमें निकालना था कि इसका इंटीग्रल 0 to x ऑफ पी एक्स निकालना था, मतलब पी टी निकालना था। तो सर एक्स की जगह मैंने पी टी लिख दिया, और इस हिसाब से सर मैंने फिर क्यू ऑफ एक्स निकाली, जो कि एक पॉलिनोमियल बनी ए नोट एक्स प्लस A1 x² over 2 सो करके an/n+1 एंड x⁻n+1। फिर इसी तरह मैंने आर ऑफ एक्स निकाला, जो कि हमें
इसका डेरिवेटिव निकालना था पी एक्स का। तो जब मैंने आर एक्स निकाला तो मेरे पास आर एक्स आया a1 + 2 a2 x प्लस so on so करके n an x raised to power n minus 1। तो सर फर्स्ट ऑप्शन में बोला था कि Q and R आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो सर कोई दो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट कब होते हैं, जब हम एक को दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सके तब हम बोलते हैं कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो सर यहाँ पे जो क्यू एक्स की डिग्री थी वो थी n+1 और जो आर एक्स की डिग्री थी वो थी n-1। तो मतलब हम क्यू एक्स और आर एक्स को एक दूसरे के स्केलर इसमें नहीं लिख सकते, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिख सकते। तो मतलब क्यू एक्स और आर एक्स जो थे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए क्योंकि इनकी डिग्रीज जो है वो एक दूसरे के इक्वल है नहीं, तो हम इन दोनों को स्केलर मल्टीपल में लिख ही नहीं सकते एक दूसरे के। तो मैंने इस हिसाब से बोल दिया कि क्यू एक्स एंड आर एक्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो सर फर्स्ट ऑप्शन जो था वो ठीक हो गया, तो सर उस हिसाब से जो ऑप्शन बी था वो गलत हो गया। और सर जो ऑप्शन सी था कि बोला हुआ था कि चलो नीचे का। तो सर जो ऑप्शन सी था उसमें बोला हुआ था कि x raised to power n belongs to the linear span of q and n। मतलब कोई चीज अगर किसी की लीनियर स्पैन में है तो मतलब उसको हम उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने मान लिया कि चलो x रेज टू पावर n जो है वो लीनियर स्पैन ऑफ q एंड r है, तो मतलब मैं इस जो x रेज टू पावर n है इसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ q x एंड r x के। तो सर जब मैंने इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा और मैंने जब कंपेयर किए कॉफिशिएंट एक्स रेज टू पावर n+1 के और x रेज टू पावर 0 के, तो सर लास्ट में जो हमारे पास जो स्केलर्स थे अल्फा एंड बीटा वो 0 0 आ गए। मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया x रेज टू पावर n। जब हमारे पास स्केलर्स जो है वो 0 0 आ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि वो जो कोई टर्म है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो मतलब अल्फा और बीटा जब हमारे पास 0 आ गए तो मतलब x रेज टू पावर n जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया। तो हम नहीं लिख सकते इसको किसी भी टर्म के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो मतलब सर जो ऑप्शन सी था वो गलत हो गया। तो जो ऑप्शन डी था, सिर्फ ऑप्शन डी को भी मैंने सेम वैसे लिखा कि अगर एक्स रेज टू पावर n+1 जो है वो लीनियर स्पैन है क्यू एंड आर का। थोड़ा ऊपर करना। हाँ। अगर वो लीनियर स्पैन है क्यू और आर का तो मतलब हम उसको उन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो सर जैसे मैंने पीछे करा हुआ था कि इसको मैंने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा और मैंने फिर कंपेयर किए कॉफिशिएंट एक्स रेज टू पावर 0 के और एक्स रेज टू पावर n के। तो सर सेम वे में हमारे पास अल्फा भी 0 आया और बीटा भी 0 आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि x raised to power n+1 cannot be written as the linear combination of qx and rx। तो मतलब जो सर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी थे वो दोनों गलत है। यस सर। करेक्ट है इसे? यस सर, ठीक है। Okay. अंशिका, अंशिका करेक्ट है? यस सर ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट करता है। सर जो क्वेश्चन नंबर 11 था उसमें था कि लेट एम एन आर बी द रिंग ऑफ n क्रॉस n matrices over R, which of the following are true for n is greater than 2। जैसे जो फर्स्ट ऑप्शन था उसमें बोला था कि देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स ए बी बिलोंग्स टू एम एन आर सच दैट ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेयर आई एम बिलोंग्स टू आइडेंटिटी। तो सर जो फर्स्ट ऑप्शन था उसको मैंने डिस्कार्ड करने के लिए क्या करा कि इसमें मैंने ले लिया कि हमारे पास दे के रखा हुआ था कि ए बी माइनस बी ए जो है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैंने सर ट्रेस ले ली इसकी ए बी माइनस बी ए की एंड आइडेंटिटी। तो मतलब सर ट्रेस ऑफ ए माइनस बी जो होता है वो होता है ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। तो सर जब मैंने ये खोला तो ये बन गया ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए जो कि इक्वल हो गया एम एम से, क्योंकि ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स
आई एन की जो सॉरी, तो सर ये जो ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए आया वो एन आ गया, क्योंकि ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब एन क्रॉस एन की थी, तो वो एन के इक्वल था। तो जीरो जो है वो एन के इक्वल नहीं है, क्योंकि हमें दे के रखा हुआ है क्वेश्चन में कि एन जो है वो ग्रेटर देन 2 होगा या तो 2 होगा, तो मतलब जीरो जो है वो एन के इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन ए जो था वो वैसे डिस्कार्ड कर दिया मैंने। अब जो सर ऑप्शन बी था उसमें था कि देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स ए बी बिलोंग्स टू एम आर सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, then A is the diagonalizable over R if and only if B is the diagonalizable over R। तो सर ये बोल रहा था कि अगर ए बी और बी ए इक्वल होगा तो मतलब ए जो होगी वो डायगोनाइजेबल होगी ओवर आर के, तभी होगी जब बी जो होगी वो भी डायगोनाइजेबल होगी आर के, मतलब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी। तो सर बी को डिस्कार्ड करने के लिए एक काउंटर एग्जांपल लिया, मतलब ए को मैंने जीरो मैट्रिक्स मान लिया और बी को जो था वो 0 1 0 0 ले लिया, तो मतलब ए बी और बी ए इक्वल आ गई, जो कि एक जीरो मैट्रिक्स आई, मतलब एक कंडीशन को उसने होल्ड किया। अब उसने बोला था कि ए जो होगी वो डायगोनाइजेबल होगी अगर बी भी जो है वो डायगोनाइजेबल होगी, लेकिन जो जीरो मैट्रिक्स है सर वो तो डायगोनाइजेबल होती है, लेकिन जो बी थी, बी मैट्रिक्स थी, उसकी आइगन वैल्यूज जो थी वो थी 0 0, जो कि डिस्टिंक्ट नहीं थी। तो फिर मैंने उसके बाद उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, जिससे मैंने देखा कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो जो थी वो इक्वल नहीं आई जी एम के उसके, तो मतलब बी जो है वो डायगोनाइजेबल नहीं हुआ। तो हमने देखा कि ए जो थी मैट्रिक्स वो डायगोनाइजेबल हो गई, लेकिन बी नहीं थी, फिर भी ए जो थी वो डायगोनाइजेबल हो गई। तो इसका मतलब जो ऑप्शन में इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन दी गई थी वो होल्ड नहीं हुई, तो सर जो ऑप्शन बी है वो भी मतलब इनकरेक्ट हो गया। अब सर जो ऑप्शन सी था उसमें बोला था कि इफ इफ ए बी बिलोंग्स टू एम आर देन ए बी एंड बी ए हैव द सेम मिनिमल पॉलिनोमियल। तो सर ऑप्शन सी के लिए मैंने क्या करा, फिर से मैंने एक काउंटर एग्जाम्पल लिया, जिसमें मैंने मैट्रिक्स ए जो थी वो ली 0 1 एंड 0 0, और जो बी थी वो ली मैंने 0 0 0 1। जब मैंने ए बी निकाला वो आया मेरे पास 0 1 0 0, एंड इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आई वो आई मेरे पास लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम, तो मतलब ई ऑफ ए बी, मतलब ये जो मेरे पास जो सर ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, मतलब ए बी जो है वो उसको सेटिस्फाई करेगी, तो मतलब ए बी का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर जो है वो इक्वल टू 0 होगा, तो हमारे पास जो मिनिमल पॉलिनोमियल की जो पॉसिबिलिटीज है वो या तो ए बी हो सकता है या तो ए बी का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बनी मिनिमल पॉलिनोमियल की, या तो ए बी या तो ए बी होल प्राइस होगा सर यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन हमने देखा कि ए बी जो था हमारे पास वो 0 नहीं आया था, ठीक है। ऊपर हमने चेक करा था कि जब हमने ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करा था तो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स नहीं आई थी, तो मतलब अब हमारे पास ए की पॉसिबिलिटी बची मिनिमम पॉलिनोमियल की, और वो थी ए बी होल प्राइस करके, ठीक है। तो फिर जो ए बी जो थी ए बी का स्क्वायर था वो इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल बन गई। अब मैंने जब बी ए निकाला, जब मैंने बी ए निकाला वो एक जीरो मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। जब वो जीरो मैट्रिक्स बन गई और जब मैंने उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाली तो वो आई लैम्डा स्क्वायर करके, तो मतलब उसकी भी जब मैंने उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाली तो वो आई लैम्डा स्क्वायर करके। तो फिर सेम वे में इसमें भी सर दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो ए बी होंगी या तो ए बी का होल प्राइस होगा। तो सर जब मैंने ए बी लिया तो सर ए बी सॉरी सर जब मैंने बी ए लिया
सर उसी में ये सेटिस्फाई होगी, मतलब बी ए करके जब मैंने उसको करेक्टरिस्टिक पॉलिनोम इसमें डाला इक्वेशन में, तो उसके रूट वो 0 के बराबर आ गई, मतलब इसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल थी वो बी ए आ गई। तो इसका मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए बी जो है वो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ बी ए के बराबर नहीं होती, तो सी भी रॉन्ग हो गई। अच्छा, जो लास्ट ऑप्शन था उसमें दे के रखा हुआ था कि if AB belongs to MNR, AB and BA have the same eigenvalues। सर पहले मैंने इसके लिए एक ऐसे एग्जाम्पल लिया था, तो फिर सर जब मैंने वो एग्जाम्पल लिया उसमें मैंने ए को 1011 रखा और बी को 0111 रखा। तो सर जब मैंने ए ए एंड बी निकाला तो वो आया 0112, एंड सर जब मैंने बी ए निकाला तो वो आया 1121। और सर जब मैंने इनकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स निकाली तो वो दोनों सेम आ रही थी। तो फिर यहाँ से मतलब कुछ आइडिया लगा कि मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो सेम भी हो सकती है। आप बताइए सर। सर उसके बाद एक जर्नलाइज्ड वे में लिख दिया कि मैंने कैसे बोला इसको कि पी ऑफ ए बी जो होगा वो मतलब पॉलिनोमियल ऑफ ए बी जो होगी वो होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी माइनस लैम्डा टाइम ऑफ ए। तो सर फिर मैंने इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी माइनस लैम्डा टाइम ए को लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ए इनवर्स माइनस लैम्डा ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स। तो सर जब मैंने इसको सॉल्व करा लास्ट में मेरे पास आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ए माइनस लैम्डा आई और ए इनवर्स। तो सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी जो होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ सी। तो सर मैंने इसको जब सॉल्व किया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब आपस में कैंसिल आउट हो गए और लास्ट में हमारे पास बचा डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए माइनस लैम्डा आई जो कि करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है बी ए की। तो सर इससे हमें पता लगा कि करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए बी एंड बी ए जो होंगी वो सेम होंगी। तो सर जो ऑप्शन डी था वो ट्रू हो गया। टेस्ट ये सर ठीक है। करेक्ट है। ये सर अंशिका यस सर ठीक है सर। कंफर्म है। सर जो 12th क्वेश्चन था वो मैंने लास्ट में करा तो मैं पहले 13 बता दी थी। तो इसमें दिया गया था कि स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट दिया हुआ था आर एन पे फॉर फॉर अ नॉन जीरो डब्ल्यू बिलोंग्स टू आर एन डिफाइंड एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करी गई थी टी डब्ल्यू आर एन टू आर एन। और वो डिफाइन कैसे करी गई थी कि टी डब्ल्यू वी इज इक्वल टू वी माइनस 2 टाइम इनर प्रोडक्ट ऑफ वी एंड डब्ल्यू ओवर इनर प्रोडक्ट ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू आर एन। तो हमें बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो हमें जो ऑप्शन दिए गए थे तो हमें इन ऑप्शंस में बताना था कि इसमें से कौन सा ठीक है। तो सर जो फर्स्ट ऑप्शन था उसके लिए मैंने क्या करा एक मतलब वेक्टर ले लिया यू जिसमें मतलब जो किस टाइप में था आर इनको बिलोंग कर रहा था तो मतलब U1 U2 सो ऑन से करके UN तक और वी ले लिया एक V1 V2 सो ऑन से करके VN तक। और सर इनका जो इनमें प्रोडक्ट होगा वो इस फॉर्म में होगा U1 V1 प्लस थोड़ा फिर सर मैंने क्या करा जो ट्रांसफॉर्मेशन थी तो उसमें एन को मैंने टू ले लिया तो मतलब वो R2 जाएगी और हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करेगी कि किस टाइप की इमेजेस आएंगी। तो सर अगर मैंने R2 लिया तो R2 के जो स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं वो होते हैं 10 and 01। तो सर मैंने TW ऑफ E1 निकाला और TW ऑफ E2 निकाला जो हमारे पास ये जो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करी गई थी इसके अकॉर्डिंग। तो सर फिर जो हमारे पास जब T ऑफ W1 निकाल के जो हमारे पास लास्ट में ये आए वो थे 0 - 1। और जब मैंने टी इमेज निकाली E2 के अंडर T तो वो आई -1 और 0। और फिर मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया मतलब 0 - 1 को फर्स्ट कॉलम में रखा और -1 0 को सेकंड कॉलम में रखा।
जिससे हमने देखा कि इसका जो डिटर्मिनेंट था वो -1 आ रहा था। हाँ, जो हमारा डिटर्मिनेंट था वो -1 आ रहा था। तो सर फर्स्ट ऑप्शन था शायद कि डिटर्मिनेंट ऑफ टी डब्ल्यू जो होगा वो 1 होगा, तो वो गलत होगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन वैसे गलत हो गया। और सेकंड ऑप्शन था कि इनर प्रोडक्ट ऑफ टी डब्ल्यू वी वन और टी डब्ल्यू वी टू जो है वो होगा इनर प्रोडक्ट ऑफ बी वन एंड बी टू के लिए। तो सर इसके लिए मैंने पूरा सॉल्व भी करा है कि टी डब्ल्यू ऑफ बी वन एंड टी डब्ल्यू ऑफ बी टू इस जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड करी गई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पुट करके सर जब ये पूरा सॉल्व किया इन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज लगा के, तो सर जो मेरे पास लास्ट में आंसर आया वो था कि इनर प्रोडक्ट ऑफ बी वन एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ बी टू। थोड़ा आगे करना सर। तो ये जो था इनर प्रोडक्ट ऑफ टी डब्ल्यू बी वन और इनर प्रोडक्ट ऑफ टी डब्ल्यू बी टू जो था वो आ गया मेरे पास बी वन और बी टू के इनर प्रोडक्ट के बाद की तरह। तो मैंने सर बी ऑप्शन जो था वो मैंने प्रूव कर दिया। अब सर जो सी ऑप्शन था उसमें बोला था कि क्या टी डब्ल्यू जो है वो टी डब्ल्यू इनवर्स के इक्वल है। तो हमें बताना था कि क्या ये रिजल्ट जो सी ऑप्शन है वो ट्रू है। तो सर टी डब्ल्यू वी से मैंने मान लिया कि टी डब्ल्यू वी की जो इमेज है थोड़ा ऊपर करना, थोड़ा सा नहीं नहीं ऊपर ऊपर। हाँ। तो सर जो टी डब्ल्यू वी की इमेज है मैंने बोल दिया वो यू के बराबर है। तो मतलब टी इनवर्स टी इनवर्स डब्ल्यू की इमेज जो होगी वो बी के इक्वल आएगी। ठीक है। तो अब हमारे पास इसमें क्वेश्चन में दे के रखा हुआ था कि टी डब्ल्यू बी जो है वो डिफाइन करा गया था कि बी -2 टाइम्स ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ बी डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू जो कि इक्वल हमने यहाँ पे सपोज करा है जो कि इक्वल हो गया यू के। ठीक है। अब मैंने ये जो टर्म है इसका इनर प्रोडक्ट लिया डब्ल्यू के साथ। ठीक है। ये जो मेरे पास ये जो रिजल्ट आया मैंने इसका फिर इनर प्रोडक्ट ले लिया डब्ल्यू के साथ। मतलब ये जो डिफाइन था हमारे पास इसका इनर प्रोडक्ट लिया डब्ल्यू के साथ, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड डब्ल्यू आ गया। फिर सर मैंने इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज वगैरह लगा के इसको जब सॉल्व किया तो लास्ट में जो हमारे पास एक रिलेशन बना वो बना कि नेगेटिव ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ वी एंड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू यू एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड डब्ल्यू। हमारे पास ये जो इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट बन गया। ठीक है। अब सर ऊपर से हमारे पास v की वैल्यू जो थी वो थी जो हमारे पास v की वैल्यू थी वो थी u +2 टाइम ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ v एंड w ओवर इनर प्रोडक्ट ऑफ w w इंटू w। ठीक है। तो अब इस फिर हमने बोला था कि हमने सपोज करा था कि इमेज ऑफ v अंडर t जो थी वो u थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि टी इनवर्स डब्ल्यू जो था वो v के इक्वल आ गया। तो फिर मैंने यहाँ पे फिर v की वैल्यू जो है वो पुट करी जो कि अब ये जो ऊपर वाले स्टेप में थी। तो मैंने ये जो वैल्यू जो है वो पुट करी तो टी इनवर्स डब्ल्यू की वैल्यू जो आई वो आएगी u -2 टाइम ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी u -2 टाइम्स ऑफ यू डब्ल्यू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू डब्ल्यू ओवर इनर प्रोडक्ट ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू। यहाँ पे डब्ल्यू है। ठीक है। तो मैंने देखा कि ये जो टी डब्ल्यू वी था वो इक्वल आ गया टी डब्ल्यू इनवर्स वी के। तो इसका मतलब ये हो गया कि टी डब्ल्यू जो है वो टी डब्ल्यू इनवर्स के इक्वल है। तो सर ऑप्शन सी वैसे ठीक होगा। और सर जो ऑप्शन बी था उसके लिए मैंने अब 2w की जगह सॉरी w की जगह मैंने 2w जब पुट करा और जब मैंने इसको सॉल्व करा तो लास्ट में जो रिजल्ट आया मेरे पास तो वो आया हमारे पास जो हमारे पास गिवन था। मतलब जो हमारे पास दे के रखी हुई थी टी डब्ल्यू वी के इक्वल। तो मतलब T2W की में मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की जो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इक्वल आ गई TWV के। तो मतलब जो कि इक्वल नहीं है 2 टाइम्स ऑफ TW के। तो सर ऑप्शन डी वैसे गलत होगा। Because ये सर मुझे प्रोसेस सही लगा लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया था।
यस सर। बहुत अच्छा। कनिका कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट किए तुमने? सर ऑप्शन ए में अगर डिटर्मिनेंट टी ऑफ डब्ल्यू से मैंने यहाँ पे नेगेटिव ही लिखा हुआ है, तो शायद ये तो फर्स्ट ही ठीक होना चाहिए। तो सर वैसे सी और डी तो ठीक है और डी गलत है। सर अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ टी डब्ल्यू अगर -1 है तो सर ये ठीक होगा। +1 हितेश, तुमने एग्जाम्पल से किया है ना ये? सर ये नहीं किया मैंने। नहीं नहीं, कनिका ने एग्जाम्पल से किया है ना कनिका ये? ये सर ए इन्होंने ऑप्शन, स्टैंडर्ड बेसिस ले ए लिया। ए ऑप्शन डिस्कार्ड कैसे किया तुमने? सर आई थिंक यहाँ पे 1 था तो तब शायद एक हमारे पास एक काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएगा कि जिसपे -1 आ रही होगी, तो फिर तो जैसे शायद 1 दिखाते। 2 मिनट क्वेश्चन लिख लेता। चलो नेक्स्ट करो। कनिका नेक्स्ट। थोड़ा ऊपर करना। क्या किया आपने चेक? 1 था। मैंने करा नहीं, रुको मैं सर ऑप्शन में ना +1 क्या हुआ? सर ऑप्शन में था कि डिटर्मिनेंट ऑफ टी डब्ल्यू जो होगा वो 1 होगा, तो मतलब हमारे पास एक एग्जाम्पल मतलब काउंटर एग्जाम्पल मिल गया जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ टी डब्ल्यू जो है वो -1 आ गया, तो मतलब ऑप्शन ए जो है वो गलत होगा। तो यहाँ पे ना +1 है डिटर्मिनेंट। 1 नहीं हो सकता मतलब। हितेश, यस सर। हितेश सेकंड ऑप्शन देख के कुछ याद आ रहा है कुछ? सर सेकंड ऑप्शन देख के कुछ याद आ रहा है? सर ये क्वेश्चन जो है डिम्पल डिस्कस कर चुका है। अच्छा, यस सर, लेकिन सर इसमें ऑप्शन बदले हैं वैसे। चलो ऑप्शन ए पे सोचना मतलब अगर डाउट। नहीं सर, जैसे इसमें इन्होंने हिंट। काउंटर एग्जांपल दिया ना, स्टैंडर्ड बेसिस लेके इन्हें प्रोडक्ट किया डिफाइन, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो है -1 आ गया। तो सर यहाँ पे इन्होंने काउंटर दे दिया ना, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि डिटर्मिनेंट जो होगा टी का वो 1 होगा, तो ये तो वैसे ही डिस्कार्ड हो गया। ठीक, ठीक है यस। नेक्स्ट करो कनिका। अच्छा जो क्वेश्चन नंबर 14 था उसमें था कि कंसीडर द मैट्रिक्स ए जिसकी फर्स्ट रो थी 0 1 एंड जो सेकंड रो थी वो थी 1 0 ओवर द फील्ड क्यू, मतलब रैशनल नंबर की फील्ड दे के रखी थी। तो बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ऑफ द फॉर्म पी ट्रांसपोज ए पी फॉर ए सुटेबल 2 क्रॉस 2 इनवर्टिबल मैट्रिक्स पी ओवर क्यू, जहाँ पे पी ट्रांसपोज मतलब पी रेज टू पावर पी का मतलब था कि ट्रांसपोज ऑफ पी। तो हमें बताना था कि जो नीचे जो मैट्रिसेस दे के रखी थी ऑप्शंस में, तो वो उसमें से मतलब कौन सी ऐसी मैट्रिक्स थी जिसको हम पी ट्रांसपोज ए की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सर जो फर्स्ट मैट्रिक्स थी ऑप्शन में लिखते हैं, बट जो फर्स्ट मैट्रिक्स थी वो थी 0 1 1 0 करके। तो सॉरी ये जो गिवन थी सर ए जो थी वो थी 0 1 1 0 पर थी, और जो पी थी उसको मैंने एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मान लिया, ठीक है, जो कि ए बी सी डी आर। तो मतलब अब यहाँ पे बोला हुआ था कि पी जो है वो इन्वर्टिबल है, तो मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ पी जो होगा वो ए डी माइनस बी सी जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तभी हम बोल सकते हैं कि
जो P जो है वो इन्वर्टिबल, अब जो P का ट्रांसपोज होगा वो हम लिख सकते हैं, मतलब रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम्स को रो में चेंज कर देंगे, तो जो P ट्रांसपोज है वो आ जाएगा हमारे पास ACBD करके। तो सर मैंने फिर ये जो दिया था कि P ट्रांसपोज AP, अब मैंने ये निकाली हमारे पास, तो जो P ट्रांसपोज AP थी वो किस फॉर्म में आई, 2 टाइम्स ऑफ AC CB प्लस AD और AD प्लस BC और 2BD। तो ये जो मैट्रिक्स थी वो इस फॉर्म में आ गई थी। तो सर मैंने फिर जो ये ऑप्शन थे वो एक एक करके मैंने ये ऑप्शन चेक करे कि जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स दे के रखी थी ऑप्शन में वो थी 2 0 और 0 -2, तो हमें बताना था कि कौन सी मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सर मैंने ये जो मेरे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बना, मैंने इसको इक्वल कर दिया उस मैट्रिक्स के जो हमारे पास ऑप्शन में दे के रखी हुई थी। तो सर जब मैंने इसको इक्वल करा तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास AC की जो वैल्यू है वो 1 आ गई, CB प्लस AD की जो वैल्यू है वो 0 आ गई और BA प्लस BC की वैल्यू भी 0, और हमारे पास जो BD की वैल्यू है वो -1 आ गई। और सर फिर उसके बाद मैंने क्या करा, AD माइनस BC का होल प्राइस निकाला जो कि इक्वल होगा AD प्लस BC स्क्वायर माइनस ABCD के। तो सर मैंने जब ये जो ऊपर से जो मैंने वैल्यूज निकाली थी, जब मैंने ये वैल्यूज इनपुट करी तो मतलब ये जो जब मैंने वैल्यू पुट करी तो AD माइनस BC का होल प्राइस जो था वो आ गया 4, और जिसको जब सॉल्व करने से AD माइनस BC जो है था वो आ गया मेरे पास +-2, जो कि इक्वल्स टू 0 नहीं था। मतलब P जो है वो इन्वर्टिबल हो सकती है, क्योंकि हमने बताना था कि P का डिटर्मिनेंट जो वो नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए ताकि P जो है वो इन्वर्टिबल हो जाए। तो मतलब P इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं P ट्रांसपोज AP की फॉर्म में। अब सर जो सेकंड ऑप्शन था उसको भी मैंने सेम वे में चेक करा, जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन में जो मैट्रिक्स दे के रखी थी, थोड़ा सा एक सेकंड। तो जो सेकंड ऑप्शन वाली मैट्रिक्स थी वो थी 2 0 एंड 0 2। तो सर सेम वे में जैसे मैंने ऊपर करा, उसके बाद जब मैंने वैल्यूज निकाली तो AD माइनस BC होल ट्वाइस जो था वो -4 आ गया। तो सर किसी भी टर्म का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं आ सकता है हमारे पास, मतलब कोई भी नंबर लें अगर हम उसका स्क्वायर करें वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि वो -4 आएगा, कि जो कि इम्पॉसिबल है। तो मतलब बी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, जो हमारे पास बी ऑप्शन में जो मैट्रिक्स दे के रखी है उसको हम P ट्रांसपोज AP की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो जो ऑप्शन बी है वो डिस्कार्ड हो गया। सर सिमिलर वे में मैंने ऑप्शन सी चेक करा, और ऑप्शन सी में भी सर हमारे पास AD माइनस BC जो है वो +-1 आया, जो कि इक्वल टू नहीं है 0 के। तो इसका मतलब P इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, और और हमको ऑप्शन सी में जो हमारे पास मैट्रिक्स दे के रखी है उसको हम P ट्रांसपोज AP की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मतलब ऑप्शन सी जो है वो भी करेक्ट हो गया। और सर इसी तरह मैंने जो ऑप्शन डी है और जो आगे आगे ऑप्शन डी है सर, वो भी मैंने इसी तरह चेक करा, और उसका उसका भी सर डिटर्मिनेंट जो है वो +-1 आया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 था, तो मैंने ऑप्शन डी भी करेक्ट कर ये सर करेक्ट है सर ये। कोई शॉर्टकट मेथड था इसके लिए? नहीं सर मैंने तो ऐसे ही किया था, क्योंकि 2 × 2 का था तो ऐसे इजी पड़ रहा था कि इसका डिटर्मिनेंट ही चेक करे, फिर ऐसे एक कंडीशन बना दी उसके लिए। नहीं, मैट्रिक्स कौन सी है वो? सर 2 × 2 की है ना। नहीं, 0 1 1 0 मैट्रिक्स कौन सी है? 0 1 1 0 इनवॉल्यूटरी है ना सर। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी? सर इसकी 1 और -1 होगी। इसका मतलब डायगोनल, अब ये P ट्रांसपोज AP क्या रहेगा, डायगोनल मैट्रिक्स, यस सर। क्योंकि डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो जो ऑप्शन में तुम्हारा डायगोनल में 1 और -1 आ रहा है वो करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन में 2 कॉमन लो, क्या बचेगा अंदर, 1 और -1। सर सेकंड में अच्छा इसमें
सेकंड में ऐसा हो नहीं सकता, तो ओके सर। डिस्कार्ड हो गया। सी में फिर से तुम, सी में डायरेक्ट दिया हुआ है 1 और -1, ये भी सही होगा। और फोर्थ में ऐसा कुछ नहीं नहीं दिया, हो सकता। गिवन है, तो फोर्थ में नहीं हो सकता। ओके समझ सर, आया मैं कनिका? यस सर। सही है, तुमने भी सही किया। अंशिका, अंशिका left। अब लास्ट क्वेश्चन बताओ कनिका। तो जो लास्ट मतलब जो 12th क्वेश्चन था, तो इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स दे के रखी थी जिसमें ए आई जे जो था वो इस फॉर्म में था 1/ni प्लस एन जे प्लस 1, और जहाँ पे एन आई और एन जे थे वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते थे। तो हमें बताना था कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ए इज अ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। तो हमें बताना था कि हमारे पास जो ये जो केसेस दे के रखी हैं इनमें से किसके लिए जो ए है वो पॉजिटिव डेफिनेट होगी। तो सर ये क्वेश्चन था, तो इसके लिए पहले हमें थोड़ा ऊपर करना। तो सर इसके लिए हमें था कि पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कोशी मैट्रिक्स क्या होती है। तो सर जो कोशी मैट्रिक्स होती है वो होती है अ मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस n इज सेड टू बी अ कोशी मैट्रिक्स इफ aij इज इक्वल्स टू 1/xi प्लस yj। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स हम इस फॉर्म में, फिर सेकंड टर्म की हमारे पास की कोशी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो ऐसी मैट्रिक्स कोशी मैट्रिक्स जिसमें एक्स आई और वाई जे जो होता है वो इक्वल हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं कोशी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और फिर सर एक रिमार्क दिया उन्होंने, उसने बोला हुआ है कि जो कोशी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो पॉजिटिव डेफिनेट कब होगी। उसने बोला है कि कोशी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ all its xi's आर पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट। मतलब अगर सारे एलिमेंट्स जो होंगे कॉशी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के वो डिस्टिंक्ट होंगे और पॉजिटिव होंगे तो हम बोल सकते हैं कि वो जो मैट्रिक्स है वो पॉजिटिव डेफिनेट होगी। तो सर ये 3 रिजल्ट ध्यान में रखते हुए सर मैंने जो ऑप्शन ए था उसमें बोला हुआ था कि एन आई जो है जब आई के इक्वल हो जाएगा। तो सर मैंने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने एक मैट्रिक्स फॉर्म करी, जो कि फिर जब मैंने इस मैट्रिक्स को फॉर्म करा इस कंडीशन के लिए तो मेरे पास आई कोशी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब आप देख सकते हैं कि 1/3 1/4 और ये एक कोशी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसकी सारी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव है और डिस्टिंक्ट है आपस में, मतलब जो एक्साइज है वो डिस्टिंक्ट है। तो हम बोल सकते हैं जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगी वो पॉजिटिव डेफिनेट होगी। तो सर ऑप्शन ए जो था वो मैंने फिल कर दिया था। और सर जो ऑप्शन सेकंड था उसमें बोला हुआ था कि n1 लेस देन n2 लेस देन सो ऑन सो करके n5। तो सर जब हम xi मतलब हमारे पास यहाँ पे थोड़ा आगे करना, थोड़ी सी स्लाइड आगे करना, कहीं क्या हो नहीं रही है? स्लाइड नहीं मिलेगी। अब हुई? हाँ अब हो गई। ठीक है। तो सर जो सेकंड ऑप्शन था कि n1 इज लेस देन n2 इज लेस देन n3 इज लेस देन n4 एंड इज लेस देन n5। फिर मेरे पास एक्स था वो था ni प्लस 0.5 हमने पीछे निकाला था तो एक्स आई तो x1 जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा x2 के, x3 के, x4 के और x5 के। मतलब ये x1 जो है वो ग्रेटर देन होगा x2 के, सो ऑन सो करके x5 भी ग्रेटर देन होगा x4 के। तो इसका मतलब जो सारे x आइज आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे क्योंकि x1 जो पॉजिटिव है और x2 ग्रेटर देन x1 है तो मतलब वो भी पॉजिटिव प्लस डिस्टिंक्ट होगा। तो मतलब सारे x आइज जो होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। इसका मतलब ये जो ये जो मैट्रिक्स होगी वो
पॉजिटिव प्लस डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के साथ होगी तो मतलब ये पॉजिटिव डेफिनेट बना देगी। तो सर जो सी ऑप्शन था उसमें भी n1 इज ग्रेटर देन n2 इज ग्रेटर देन n3 इज ग्रेटर देन n4 इज ग्रेटर देन n5। तो सर इससे मैंने देखा कि जो x1 होगा वो ग्रेटर देन होगा x2 के, x2 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा x3 के, और x3 जो ग्रेटर देन होगा x4 के, और x4 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा x5 के। तो इसका मतलब जो भी एक्साइज आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे प्लस डिस्टिंक्ट होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। तो मतलब वो भी पॉजिटिव डेफिनेट वाली कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई करेंगे, तो मतलब डी ऑप्शन जो था वो भी करेक्ट होगा। अब जो ऑप्शन सी था उसमें बोला हुआ था कि n1 इज इक्वल्स टू n2 और सो ऑन सो करके n5 तक। तो इसका मतलब ये हो गया अगर n1 जो है वो n2 के इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x1 जो होगा वो इक्वल्स टू हो जाएगा x2 के, x3 के, x4 के और x5 के। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स आई तो पॉजिटिव होंगे लेकिन वो डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, और वो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी। तो अगर वो पॉजिटिव और डिस्टिंक्ट पॉजिटिव हैं बट डिस्टिंक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट नहीं बनेगा। तो सर इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन थी वही गलत है, बाकी सारी। हितेश ये सर। करेक्ट है हितेश? सर लग तो ठीक रहा है लेकिन मैंने किया नहीं है। अच्छा, रिजल्ट के अकॉर्डिंग सही है। कनिका, यस सर। अंशिका, सॉरी अंशिका, करेक्ट है ये? यस सर, ठीक है सर ये। तो एक क्वेश्चन बचा कनिका, है ना? कौन सा क्वेश्चन बचा? सर वो 8th क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 8th होगा शायद से। 8। तो हितेश के जिम्मे छोड़ते हैं उस क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन। हितेश, यस सर। क्वेश्चन नंबर 8। 8th। हाँ, ओके सर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। यस सर। सर अब नेक्स्ट सेशन का क्या है? नेक्स्ट सेशन में कॉम्प्लेक्स करेंगे डिस्कस। अभी आज लीनियर खत्म हो गया ना आज। यस सर। हाँ, तो अभी कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन शाम को दिए जाएंगे, तुम बताओ। यस सर। हाँ, मतलब कल भी 4 बजे क्लास रहेगी। यस सर। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं सुबह 6 बजे।